सबकी शुरुआत होती है एक अजीब और अजीबोगरीब टास्क से। 10 सेकंड के अंदर किसी अपोजिट जेंडर को 30 सेकंड के लिए किस करना है। अगर नहीं किया तो टास्क फेल। इसी अजीब शर्त और हड़बड़ी में हुए एक हादसे के बाद शुरू होता है ड्रामे का नया सिलसिला। एक तरफ है मू सियू और दूसरी तरफ सुहोंग। हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं, जिसे देखकर कोई भी यही सोचेगा कि इनके बीच कोई सीक्रेट अफेयर चल रहा है। लेकिन सुहोंग का कहना है कि यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। उनके उस मोमेंट का वीडियो पूरे कॉलेज कैंपस के फोरम पर वायरल हो जाता है। ऊपर से मू सियू का भाई, जो काफी अजीब और खतरनाक मिजाज का माना जाता है, वह भी सुहोंग को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ सुहोंग के बारे में जानकारी निकालने के लिए चेन नियान से उसकी पूरी बैकग्राउंड रिपोर्ट मांगी जाती है। चेन नियान बताता है कि लड़के का बैकग्राउंड थोड़ा धुंधला है, लेकिन धमकियों और बैकग्राउंड का क्या? जिसके पिता साइंटिस्ट हों और मां चैंपियन, वो किसी से आसानी से डरने वाले नहीं। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब मू सियू खुद सुहोंग को ढूंढते हुए सीधे लड़कों के हॉस्टल पहुंच जाती है। सुहोंग पहले तो बाहर आने से साफ मना कर देता है, लेकिन मू सियू के ड्रामे और आंसुओं के आगे उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। मू सियू रोने का नाटक करते हुए शिकायत करती है, दोपहर में मुझे किस करने और छूने के बाद अब तुम मेरे साथ बाहर भी नहीं आना चाहते। विंड सिटी की उस दबंग लड़की को इस तरह क्यूट बनने का नाटक करते देख सुहोंग भी हैरान रह जाता है। कोई रास्ता न देखकर वह उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब मू सियू उसे जबरदस्ती खींच कर ले जा रही होती है तो सुहोंग चिढ़कर पूछता है, मुझे इस तरह क्यों खींच रही हो? अगर तुम्हारी वजह से मुझे कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिली तो क्या तुम उसकी भरपाई करोगी? मू सियू मुस्कुराते हुए जवाब देती है, हां, मैं ही भरपाई करूंगी। आखिरकार सुहोंग पूछता है कि आखिर उसे ले जाया कहां जा रहा है। मू सियू बताती है कि उनकी मंजिल स्कूल के बाहर का एक सुनसान जंगल है। स्कूल के बाहर के उस सुनसान इलाके में पहुंचते ही मू सियू का असली रूप सामने आता है। वह सुहोंग पर चिल्लाती है और धमकी देती है कि उसने उसे यहां तक लाने के लिए कितनी मेहनत की है। मू सियू अपने साथियों से सुहोंग को बांधने और उसके टुकड़े टुकड़े करके नदी में फेंकने को कहती है, लेकिन जैसे ही उसके गुंडे सुहोंग पर हमला करते हैं, सुहोंग बड़ी ही आसानी से उन सभी को ढेर कर देता है। मू सियू हैरान रह जाती है और पूछती है कि उसे मार्शल आर्ट्स कहां से आती है। सुहोंग बेपरवाही से जवाब देता है, मैंने कब कहा कि मुझे मार्शल आर्ट्स नहीं आती? अगर तुम्हारे पास और गुंडे नहीं हैं तो मैं वापस सोने जा रहा हूं। लेकिन तभी अचानक एक रहस्यमयी सिस्टम का अलर्ट आता है। यदि सुहोंग ने मू सियू को इस मुसीबत से बाहर नहीं निकाला तो सिस्टम सुहोंग को खत्म कर देगा। तभी वहां कुछ नए और बेहद खतरनाक लोग आ धमकते हैं, जिनका नेतृत्व भाई ब्रदर रेनकियन कर रहा है। असल में यह सब मू सियू को किडनैप करने की एक बड़ी साजिश थी। रेनकियन और उसके आदमी मू सियू के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। सुहोंग अब चाहकर भी पीछे नहीं हट सकता था। वह मू सियू से कहता है, बेबी देखो मैं कितना हैंडसम लग रहा हूं, और अकेले ही उन सभी बदमाशों का मुकाबला करने लगता है। दूसरी तरफ मू परिवार के घर में हड़कंप मच जाता है। जब मू परिवार के बड़े साहब मिस्टर मू को पता चलता है कि उनकी बेटी किडनैप हो गई है तो वे तुरंत अपने खास आदमी चेन नियान को जांच का जिम्मा सौंपते हैं। इसी बीच बिजनेस राइवल जो यूमिंग का फोन आता है। वह शहर के सेंटर की उस कीमती जमीन का सौदा मू सियू की जान के बदले करना चाहता है। चेन नियान सीसीटीवी फुटेज खंगालता है और एक काली वैन को ट्रैक करता है। साथ ही वह सुहोंग की जानकारी भी मिस्टर मू को भेजता है। दूसरी ओर बदमाशों ने मू सियू और सुहोंग दोनों को बंधक बना लिया है। मू सियू घबराकर सुहोंग से मदद मांगती है और कहती है कि सुहोंग के हाथों में जो गांठ बांधी गई है वह स्पिरिट नॉट है, जिसे सुहोंग खुद खोल सकता है। सुहोंग मुस्कुराते हुए ताना मारता है, अभी कुछ देर पहले तो तुम मुझे काटकर 8 टुकड़ों में बांटना चाहती थी, अब मैं तुम्हें क्यों बचाऊं? मू सियू अपनी जान बचाने के लिए सुहोंग से मिन्नतें करने लगती है। सुहोंग आखिरकार अपने हाथ खोल लेता है और इस खतरनाक किडनैपिंग के जाल से निकलने की तैयारी करता है। सुहोंग और मू सियू अभी भी किडनैपर्स के चंगुल में फंसे हुए हैं, लेकिन दोनों के बीच का ड्रामा और बहस रुकने का नाम नहीं ले रही। सुहोंग मू सियू को चिढ़ाते हुए कहता है कि वह उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, इसलिए वह उसकी हर बात क्यों सुने। इस पर मू सियू गुस्से में उसे डांटती है कि भले ही वह उसकी गर्लफ्रेंड ना हो, लेकिन सुहोंग किसी दूसरी लड़की को छू भी नहीं सकता। तभी किडनैपर्स का बॉस सुहोंग को ऊपर ले जाने का हुक्म देता है। सुहोंग मजे लेते हुए उनसे गुजारिश करता है, अरे भाई आराम से खोलना, काफी देर से बैठा हूं तो पैर सुन्न हो गए हैं। ऊपर ले जाकर किडनैपर्स का बॉस सुहोंग से पूछता है कि क्या वह मू सियू का बॉयफ्रेंड है।
सुहोंग पहले तो इनकार करता है, लेकिन जब उसे लगता है कि बात बहुत बिगड़ रही है तो वह सिचुएशन को संभालने के लिए उल्टा सीधा बोलने लगता है। हाँ भाई, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, यहां तक कि हमारा एक बच्चा भी है। यह सुनकर किडनैपर का बॉस अपने आदमियों को बिना बंदूक चलाए सुहोंग को निपटाने का ऑर्डर देता है, क्योंकि उन्हें शिपयार्ड के सिक्योरिटी गार्ड्स का डर था। बंदूक न इस्तेमाल करने की बात सुनकर सुहोंग मन ही मन मुस्कुराता है, क्योंकि बिना हथियार के इन गुंडों को हराना उसके लिए बच्चों का खेल था। थोड़ी देर बाद मूसियू को लगता है कि सुहोंग मारा गया है। वह रोते बिलखते चिल्लाती है, सब मेरी गलती है, मैं तुम्हारा बदला लूंगी, और किडनैपर्स से भिड़ने निकल पड़ती है। लेकिन तभी सुहोंग सही सलामत उसके सामने आ जाता है। मूसियू खुशी और घबराहट में अचानक सुहोंग के हाथ पर जोर से काट लेती है। सुहोंग दर्द से कराहते हुए कहता है, अरे बहन, तुम तो पागल हो, मैंने अपनी जान पर खेलकर तुम्हें बचाया और तुम मुझे ही काट रही हो। तुम्हारा डेंटिस्ट तो पक्का आर्टिस्ट होगा, हाथ पर दिल जैसा निशान बना दिया। दूसरी तरफ मिस्टर मू और चेन न्यान ड्रोन की मदद से लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं। उन्हें खबर मिलती है कि पास के पुराने बंद पड़े शिपयार्ड से गोलियों की आवाज आई है। मिस्टर मू तुरंत अपनी टीम के साथ शिपयार्ड की तरफ रवाना हो जाते हैं। जैसे ही मिस्टर मू की टीम अंदर दाखिल होती है, किडनैपर्स सुहोंग पर बंदूक तान देते हैं और कहते हैं, सब अपने हाथ ऊपर कर लो, वरना इसे ऐसी गोली मारूंगा कि यह सीधे ऊपर जाकर गाना गाएगा। और फिर इस गंभीर और तनावपूर्ण माहौल में गुंडों की बंदूक की नोक पर खड़ा सुहोंग बड़े ही मजे से बचपन का वही मशहूर नर्सरी राइम गाना शुरू कर देता है। दरवाजे के सामने पुल के नीचे बत्तखों का एक झुंड तैर रहा है। आओ आओ गिनो। अब देखना यह है, बंदूक की नोक पर खड़ा सुहोंग बेफिक्र होकर वही गाना गाए जा रहा था। 1 2 4 6 7 8। तभी अचानक एक रहस्यमयी सिस्टम की आवाज गूंजती है और सुहोंग को टास्क पूरा करने के बदले यान शुआंग यिंग रिजरेक्शन कार्ड इनाम में मिलता है। मुसीबत टलते ही मूसियू डर के मारे लगभग रोने लगती है और सुहोंग पर चिल्लाती है। सुहोंग मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे बड़ी बहन, थोड़ा तो लड़कियों की तरह बिहेव कर लो। यह सुनते ही मूसियू का पारा चढ़ जाता है और वह सुहोंग को पीटने के लिए दौड़ती है। लेकिन तभी माहौल अचानक बेहद तनावपूर्ण हो जाता है। शिपयार्ड की छत पर एक स्नाइपर दिखाई देता है जो मूसियू की तरफ निशाना साध रहा होता है। मूसियू को लगता है कि वह किडनैपर्स का ही कोई साथी है, इसलिए वह तुरंत रेड वायर स्नाइपर राइफल उठाकर उस पर निशाना साध देती है और चिल्लाती है, सुहोंग भागो। सुहोंग मुस्कुराते हुए कहता है, बेबी, इस बार परफॉर्म करने की बारी मेरी है। लेकिन इससे पहले कि सुहोंग कुछ करता, मूसियू 1 शॉट 1 किल स्टाइल में सीधे उस स्नाइपर को गोली मार देती है। तभी वहां अभरा तफरी मच जाती है और चेन न्यान चिल्लाते हुए दौड़ कर आता है, मिस, आपने ये क्या कर दिया? जिन्हें आपने गोली मारी है वो किडनैपर नहीं, बल्कि आपको बचाने आए आपके बड़े भाई साहब मिस्टर मू हैं। ये सुनते ही मूसियू के होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, मुझसे गलती हो गई, वो तो मेरे भाई थे। सौभाग्य से उसके भाई ने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हुई थी, जिससे उनकी जान बच जाती है। वे कराहते हुए उठते हैं और गुस्से में कहते हैं, मूसियू, तुम्हारी निशानेबाजी वाकई कमाल की है। अगर बुलेट प्रूफ वेस्ट न होती तो मैं सीधे भगवान को प्यारा हो जाता। इसके बाद मिस्टर मू की नजर सुहोंग पर पड़ती है। वे सुहोंग से सवाल करते हैं, लड़के, तुमने इतनी बेहतरीन शूटिंग कहां से सीखी? सुहोंग मासूमियत से जवाब देता है, अरे अंकल, मैं तो बस बचपन से सीएफ गेम क्रॉस फायर खेलता आ रहा हूं। मिस्टर मू गुस्से में पूछते हैं कि क्या यही वो लड़का है जिसने पब्लिक में उनकी बहन से बदतमीजी की थी? सुहोंग तुरंत सफाई देने लगता है, अंकल, ये सब एक गलतफहमी है। मैं और मूसियू बहुत ही सीधे साधे क्लासमेट्स हैं। लेकिन मिस्टर मू मानने को तैयार नहीं थे। गलतफहमी? तुम दोनों का एक दूसरे को किस करना गलतफहमी है, या फिर तुम्हारा इसके पैरों को छूना गलतफहमी है? मूसियू बीच में आकर अपने भाई को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन भाई का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। तभी डॉक्टर वहां पहुंचते हैं और मिस्टर मू के घाव की जांच करते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि बुलेट प्रूफ वेस्ट की वजह से सिर्फ हल्की चोट आई है और कुछ दिनों के आराम से सब ठीक हो जाएगा। मामला थोड़ा शांत होने के बाद मू परिवार सुहोंग का शुक्रिया अदा करने का फैसला करता है। मिस्टर मू कहते हैं, आज रात की जान बचाने का क्रेडिट इस सुहोंग को ही जाता है। इसे आज रात हमारे घर खाने पर लेकर आओ। कल रात के हंगामे के बाद सुहोंग के दिल में अजीब सी हलचल है। मूसियू का भाई उसे रात के डिनर पर बुला रहा है, लेकिन सुहोंग को अंदर ही अंदर कुछ अनहोनी का एहसास हो रहा है। सुबह होते ही सुहोंग के रूममेट्स और दोस्त परेशान होकर उसे फोन करते हैं। पूरी रात गायब रहने के बाद जब वे पूछते हैं कि वह कहां था, तो अचानक बैकग्राउंड से मूसियू की आवाज आती है, सुहोंग।
जरा आकर मेरी मदद करो, मुझसे पैंट नहीं पहनी जा रही। ये सुनते ही सुहोंग के दोस्त पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। वे समझ बैठते हैं कि दोनों ने पूरी रात साथ बिताई है। सुहोंग जल्दी से बात संभालते हुए फोन काट देता है। इसके बाद मू सियू सुहोंग को अपनी बेहद शानदार लग्जरी गाड़ी में कॉलेज छोड़ने आती है। पूरे कैंपस के छात्र उन दोनों को एक साथ देखकर बातें बनाने लगते हैं। वाह, ये दोनों तो वाकई एक दूसरे के प्यार में पड़े हुए हैं। कितनी स्वीट जोड़ी है। कॉलेज पहुंचकर मू सियू प्यार से सुहोंग को नाश्ता देती है और कहती है, क्लास के बाद जाकर कपड़े बदल लेना, रात को मेरे घर डिनर पर आना है तो ऐसे बेपरवाह होकर मत आ जाना। सुहोंग का दोस्त उसे चिढ़ाते हुए कहता है, वाह सुहोंग, कल रात ऐसा क्या कर दिया तुमने जो वह तुम्हें इतनी प्यार भरी नजरों से देख रही है। सुहोंग अपना सर पकड़ लेता है और मन ही मन सोचता है कि कल रात तो वह मरते मरते बचा है और लोग क्या क्या अंदाजे लगा रहे हैं। दूसरी तरफ मू सियू के बड़े भाई मू चिंगचेंग अपनी बहन की किडनैपिंग का बदला लेने के लिए एक बड़ा प्लान बना रहे हैं। वे चेन्नियान को शहर के सभी बिजनेस की डिटेल्स निकालने और अपने आदमियों को इकट्ठा करने का हुक्म देते हैं। उनका मकसद किडनैपिंग के पीछे मौजूद जो यूनिंग को पूरी तरह खत्म करना है। लेकिन तभी मू चिंगचेंग को फेंगचेंग के डिप्टी मैनेजर तान तियानजियन का डिनर इनविटेशन मिलता है। प्लान बदलते हुए मू चिंगचेंग अपने पुराने पारिवारिक परिचित अंकल हान को फोन करते हैं और उन्हें छुआन्यू रेस्तरां में ड्रिंक्स के लिए इनवाइट करते हैं। इसी बीच कॉलेज में ड्रामा फिर शुरू हो जाता है। मू सियू एक बार फिर सीधे लड़कों के हॉस्टल में घुस जाती है। सुहोंग परेशान होकर चिल्लाता है, बहन, क्या तुम लड़कों के हॉस्टल में बार बार घुसना बंद करोगी? मू सियू गुस्से में अपना फोन दिखाती है और कहती है कि सुहोंग ने उसके इतने सारे कॉल्स मिस कर दिए हैं, इसलिए वह खुद उसे खींचने चली आई। मैंने तुम्हें पूरे 65 बार कॉल किया है, जल्दी से कपड़े बदलो और मेरे साथ चलो। सुहोंग मजाक उड़ाते हुए शर्ट के बटन खोलने लगता है। अरे भाई, इतनी क्या जल्दी है? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे सामने ही कपड़े बदलूं? तभी मू सियू अपने बड़े भाई मू चिंगचेंग को फोन मिलाती है कि वे और सुहोंग डिनर के लिए निकल रहे हैं। लेकिन उसके भाई कहते हैं, सियू, मैं आज बहुत बिजी हूं, जाओ फैमिली की किडनैपिंग वाली बात का हिसाब किताब चुकता करना है। क्या हम यह डिनर कल कर सकते हैं? मू सियू मानने को तैयार नहीं थी। वह तुरंत उल्टी गिनती शुरू कर देती है। 3, 2। अपनी छोटी बहन की इस जिद के आगे शक्तिशाली मिस्टर मू भी घुटने टेक देते हैं। वे कहते हैं, अब अच्छा ठीक है, लेकिन सुहोंग को साथ ला रही हो तो ध्यान रखना, हम जहां जा रहे हैं वो जगह बहुत स्पेशल है। वहां बेतुकी बातें मत करना और किसी से भी बिना वजह मत उलझना। मू सियू और सुहोंग जब उस आलीशान महल जैसी जगह फेंगचेंग पैलेस पहुंचते हैं तो सुहोंग हैरान रह जाता है। वह चारों तरफ का रुतबा और वहां खड़ी करोड़ों की लग्जरी कारें देखकर बच्चों की तरह चिल्लाने लगता है। वाह, क्या वो बुगाटी है? मू सियू उसका सर पीटती है। चुप रहो बेवकूफ, थोड़ा तमीज से रहो, यहां फेंगचेंग के सभी बड़े और रईस लोग आए हुए हैं। तभी वहां फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने माने डायरेक्टर जांग आते हैं, जो अपने साथ कई युवा एक्ट्रेसों को लाए थे। वे मू सियू को ग्रीट करते हैं। मू सियू तुरंत सुहोंग का परिचय करवाती है। डायरेक्टर झांग, ये मेरा दोस्त सुहोंग है। सुहोंग जैसे ही मशहूर डायरेक्टर को देखता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। वह तुरंत आगे बढ़कर हाथ मिलाता है और अपनी नौटंकी शुरू कर देता है। अरे डायरेक्टर झांग लॉन्ग, नमस्ते। सुनिए, जब भी कोई नई फिल्म या ड्रामा बनाए मुझे काम जरूर दीजिएगा। मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है, मैं एक साथ 8-8 ड्रामों में रोल कर सकता हूं। डायरेक्टर झांग और मू सियू सुहोंग की इस अजीब बेपरवाही और मजाकिया अंदाज को देखकर दंग रह जाते हैं। मू सियू गुस्से में उसे घूरती है तो सुहोंग मजाक उड़ाते हुए बात संभालता है। अरे मू सियू, मैं तो बस मजाक कर रहा था, इनके हाथ भला तुम्हारे जितने कोमल कहां। मू सियू अपनी तारीफ सुनकर थोड़ी शांत होती है और उसे तुरंत अंदर चलने को कहती है। रेस्टोरेंट में घुसते ही सुहोंग दीवारों पर टंगी एक पेंटिंग देखकर रुक जाता है और कहता है कि यह पेंटिंग उसे जानी पहचानी लग रही है, मानो उसने इसे अपने घर के स्टडी रूम में देखा हो। लेकिन मू सियू उसे डांट कर चुप करा देती है। बकवास मत करो, ये महान मास्टर की कलाकृति है, तुम्हारे घर में ये कहां से आएगी? इसके बाद दोनों वीआईपी रूम में पहुंचते हैं। वहां मू सियू के भाई मू चिंगचेंग शहर के डिप्टी मैनेजर मिस्टर तान का स्वागत कर रहे होते हैं। मिस्टर मू,
अपनी शान शौकत दिखाते हुए मिस्टर तान को 80 लाख 8 मिलियन की कीमत का एक बेहद कीमती एंटीक पेन ब्रश गिफ्ट करते हैं, जिसे पाकर मिस्टर तान बेहद खुश हो जाते हैं। लेकिन माहौल अचानक तब गर्म हो जाता है जब रूम में झाओ फैमिली के झाओ यूमिंग और उनके परिवार की एंट्री होती है। झाओ यूमिंग वही इंसान है जिसने कल रात मू सियू की किडनैपिंग करवाई थी। माहौल बिगड़ता देख झाओ फैमिली के बड़े मिस्टर तान के सामने ड्रामा करते हुए झाओ यूमिंग को मू सियू के सामने घुटने टेक कर माफी मांगने को कहते हैं। सुहोंग, जिसे अब तक पूरी बात ठीक से समझ नहीं आई थी, हैरान होकर मू सियू से पूछता है, अरे ये माफी क्यों मांग रहा है? क्या यहां कोई नाटक प्ले चल रहा है? मू सियू गुस्से में फुसफुसाती है, बेवकूफ, ये नाटक नहीं है, यही वो झाओ यूमिंग है जिसने कल रात मुझे किडनैप करवाया था। ये सुनते ही सुहोंग का खून खौल उठता है। क्या? इसी गधे की वजह से कल रात मेरी जान जाते जाते बची थी, आज तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। सुहोंग गुस्से में झाओ यूमिंग को पीटने के लिए आगे बढ़ता है। मू सियू उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि बड़े बड़े अधिकारियों के सामने हंगामा करने से बात बहुत बिगड़ सकती थी। लेकिन तभी अचानक सुहोंग के दिमाग में वही रहस्यमयी सिस्टम की भयानक चेतावनी गूंजती है। अल्टीमेटम, अगले 30 सेकंड के अंदर झाओ यूमिंग को पीट पीट कर अपाहिज क्रिपल बनाओ। अगर टास्क में फेल हुए तो तुम्हारा शरीर सीधे ब्लास्ट हो जाएगा। सुहोंग मन ही मन चीख उठता है, लानत है इस सिस्टम पर, क्या आज मेरा मरना तय है? जो यूमिंग सुहोंग को उकसाते हुए चिल्लाता है कि अगर हिम्मत है तो उसे जान से मार कर दिखाए। सुहोंग भी बिना देर किए उस पर बुरी तरह हमला कर देता है और उसे पीट पीट कर अधमरा कर देता है। जो यूमिंग की यह हालत देखकर उसका परिवार घबरा जाता है और एम्बुलेंस बुलाने के लिए चिल्लाने लगता है। लेकिन मिस्टर मू तुरंत बीच में आकर मामला दबाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि इस छोटी सी चोट का शोर मचाने की जरूरत नहीं है, मू परिवार इसकी जिम्मेदारी लेगा। इस पर झाओ परिवार के बड़े मिस्टर मू को धमकाते हैं कि छुआनयू हाउस के अपने कड़े नियम हैं और अगर आज उन्हें सही जवाब नहीं मिला तो वे तुरंत छुआनयू हाउस के मैनेजर से शिकायत कर देंगे। इसी बीच मिस्टर मू के पास एक कॉल आता है जहां उन्हें चेतावनी दी जाती है कि अगर मू परिवार आज पीछे नहीं हटा तो झाओ परिवार का बर्बाद होना तय है। इसके बावजूद झाओ परिवार का बड़ा सदस्य जिद पर अड़ा रहता है कि यूमिंग की हालत गंभीर है और उसे अस्पताल ले जाना जरूरी है। लेकिन मिस्टर मू साफ मना कर देते हैं कि झाओ यूमिंग को आज अपने पैरों पर चलकर ही यहां से बाहर जाना होगा। तभी झाओ परिवार का सदस्य मिस्टर मू को याद दिलाता है कि डाउनटाउन प्रोजेक्ट पर अंतिम फैसला अभी भी उनके हाथ में है। उसी वक्त मिस्टर हान वहां पहुंच जाते हैं। मिस्टर मू उनका स्वागत करते हैं। मिस्टर हान बताते हैं कि मू चिंगचिंग ने उन्हें डिनर पर बुलाया था, लेकिन लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसा सुन लिया है जो उन्हें नहीं सुनना चाहिए था। झाओ परिवार का सदस्य मिस्टर हान के सामने खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है और कहता है कि वे तियानटिंग से हैं, जहां निष्पक्षता और न्याय सबसे ऊपर है। मिस्टर हान तुरंत उन्हें टोकते हुए कहते हैं कि क्या दूसरों को डाउनटाउन प्रोजेक्ट की धमकी देना ही उनका न्याय है? अपनी गलती का एहसास होते ही वे मिस्टर हान से माफी मांगते हैं। इसके बाद मिस्टर हान चिंगचिंग से कहते हैं कि वे एम्बुलेंस बुलाकर झाओ यूमिंग को अस्पताल भेजें। रही बात हमलावर की, तो वे खुद छुआनयू हाउस के मालिक को समझा देंगे कि इस घटना से मू परिवार का कोई लेना देना नहीं है। झाओ परिवार का सदस्य मिस्टर हान को याद दिलाता है कि सुहोंग को मू परिवार ही यहां लेकर आया था। मिस्टर हान सुहोंग की तरफ मुड़ते हैं और उसका नाम पूछते हैं। सुहोंग अपना नाम बताता है और साफ कह देता है कि उसने ये सब अपनी व्यक्तिगत वजहों से किया है, इसमें मू परिवार की कोई गलती नहीं है। मिस्टर हान तुरंत बात घुमाते हुए झाओ यूमिंग से कहते हैं कि क्या उसने सुना, इस लड़के का नाम सुहोंग है और इसका सरनेम मू नहीं है, तो भला यह मू परिवार का बंदा कैसे हो सकता है? इसके बाद मिस्टर हान मिस्टर सोंग से अकेले में बात करने के लिए कहते हैं और मू परिवार को चिंता न करने व वापस जाने की सलाह देते हैं। जाते जाते झाओ परिवार का सदस्य धमकी देता है कि 3 दिनों के अंदर सब मारे जाएंगे। मिस्टर सोंग मिस्टर मू से पूछते हैं कि क्या वे जानते हैं कि 2 साल पहले उनके पिता अचानक लॉन्गचिंग क्यों चले गए थे। वे कहते हैं कि अगर मू चिंगचिंग सच जानना चाहते हैं तो उनके साथ चलें, लेकिन अगर उन्हें जो चाहिए वो नहीं मिला तो इसके नतीजे बुरे होंगे। दूसरी तरफ मू सियू अचानक गायब हो जाती है। मिस्टर मू परेशान होकर उसे ढूंढने लगते हैं। मू सियू दरअसल सुहोंग को बचाने जाना चाहती है। वह कहती है कि सुहोंग ने उसका गुस्सा उतारने के लिए ही झाओ यूमिंग को पीटा है, इसलिए वह उसे इस मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकती।
मिस्टर मू उसे रोकने की कोशिश करते हैं और समझाते हैं कि अगर चुआन यू हाउस को पता चला कि सुहोंग का उनके परिवार से गहरा रिश्ता है तो मिस्टर हान की सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी। लेकिन मू स्यू अपने भाई को याद दिलाती है कि बचपन से उसे सिखाया गया है कि एहसान फरामोश नहीं बनना चाहिए। सुहोंग ने कई बार उसकी जान बचाई है, इसलिए सारा इल्जाम सुहोंग पर डालकर वे चुप नहीं बैठ सकते। वह सुहोंग को ढूंढने की जिद करती है। मिस्टर मू मुस्कुराकर पूछते हैं कि क्या उसे उस लड़के से प्यार हो गया है। मू स्यू बात संभालते हुए कहती है कि वे यहां बिजनेस की बात कर रहे हैं और सुहोंग को किसी भी हाल में मुसीबत में नहीं पड़ने दिया जा सकता। मिस्टर मू आखिरकार मान जाते हैं और वादा करते हैं कि आज रात ही सुहोंग पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो से सुरक्षित बाहर आ जाएगा। मू स्यू कहती है कि अगर उसे भरोसा नहीं हुआ तो वह पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के गेट पर ही रहने चली जाएगी। मिस्टर मू मन ही मन सोचते हैं कि लड़कियों को रोकना वाकई नामुमकिन है। इधर मिस्टर हान मिस्टर सोंग से बात करते हैं। मिस्टर सोंग पूछते हैं कि क्या मिस्टर हान का मतलब है कि सू होंग ने जो किया उसकी वजह मू परिवार है। मिस्टर हान स्वीकार करते हैं कि वे पूरे समय वहां मौजूद थे और सू होंग को मू परिवार ही लेकर आया था। मिस्टर हान खुलासा करते हैं कि 13 साल पहले उन्होंने लॉन्गचिंग में मिस्टर सोंग के बॉस के लिए अपनी छाती पर गोली खाई थी और उनके बॉस पर उनका एक एहसान उधार है। वे चाहते हैं कि इस एहसान के बदले इस बार मू परिवार को छोड़ दिया जाए। मिस्टर सोंग पूछते हैं कि क्या मिस्टर हान वाकई अपना इतना बड़ा एहसान इस मामूली बात के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। मिस्टर हान जवाब देते हैं कि मू परिवार पर उनका एहसान है और उनके बॉस पर मिस्टर हान का एहसान है। यह एक चक्र की तरह है जिसे अब खत्म होना चाहिए। वे मिस्टर सोंग से कहते हैं कि वे अपने बॉस से कह दें कि जब भी उन्हें समय मिलेगा वे लॉन्गचेंग आएंगे और उम्मीद करते हैं कि उनके बॉस उन्हें एक वक्त का खाना जरूर खिलाएंगे। मिस्टर सोंग उनकी बात मान लेते हैं। कहानी के अंत में एक अनजान शख्स को अपने मास्टर को यह बताते हुए सुना जाता है, मास्टर, क्या आपको पता है, ऐसा लगता है कि हमारे छोटे होंग सियाओ होंग ने अब लोगों को पीटना सीख लिया है। पूछताछ कक्ष में बैठी मुसियू धीमी आवाज में सुहोंग से पूछती है कि क्या उसे आक्रामक लड़कियां पसंद नहीं हैं और कहती हैं कि वह आगे से अधिक सौम्य बनने की कोशिश करेगी। तभी सुहोंग को एक रहस्यमयी सिस्टम से संदेश मिलता है और उसे मिशन पूरा करने पर पॉइजन हार्ट नाम का एक कार्ड प्राप्त होता है जिसे वह तुरंत इस्तेमाल कर लेता है। उसी कमरे में मौजूद पुलिसकर्मी मन ही मन सोचता है कि उसका लीडर अभी तक क्यों नहीं आया, क्योंकि उसे वॉशरूम जाना है। सुहोंग अचानक हंसने लगता है। पुलिसकर्मी उसे डांटते हुए गंभीर रहने को कहता है। सुहोंग उसके मन की बात पढ़ लेता है और मजाक उड़ाते हुए उसे जल्दी वॉशरूम जाने की सलाह देता है। पुलिसकर्मी हैरान होकर पूछता है कि क्या सुहोंग उसके विचार सुन सकता है। सुहोंग उससे कहता है कि वह बंधे हाथों से टेबल का बटन नहीं दबा सकता। तभी मुंह स्यू छिपकर पूछताछ कक्ष में दाखिल होती है। वह बताती है कि वह यहाँ के लीडर को जानती है। वह सुहोंग के लिए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के बिस्किट लेकर आई है और अपने हाथों से उसे खिलाने लगती है। सुहोंग मजाक में कहता है कि उसे बिस्किट नहीं बल्कि मीट खाना है। मूसियू उसे थोड़ा धीरज रखने को कहती है और बताती है कि उसके भाई के मुताबिक रात 12 बजे सुहोंग को रिहा कर दिया जाएगा, जिसके बाद वे दोनों देर रात का नाश्ता करेंगे। सुहोंग पूछता है कि क्या छुआन्यू हाउस ने उसे इतनी आसानी से छोड़ दिया और मूसियू की वफादारी की तारीफ करता है। मूसियू एक बार फिर उससे कहती है कि अगर उसे गुस्सैल लड़कियां पसंद नहीं हैं, तो वह भविष्य में और अधिक विनम्र बनने की कोशिश करेगी। तभी छुआन्यू हाउस का मैनेजर सोंग कमरे में दाखिल होता है और पुलिस स्टेशन के ढीले रवैये पर गुस्सा जताता है। वह सुहोंग से पूछता है कि क्या वह छुआन्यू हाउस के नियमों को जानता है। सुहोंग उस पर पुलिस स्टेशन के अंदर अपनी ताकत दिखाने का आरोप लगाता है। मैनेजर सोंग जब सुहोंग पर हमला करने आगे बढ़ता है तो मूसियू बीच में आकर खड़ी हो जाती है। मैनेजर सोंग उसे चेतावनी देता है कि मिस्टर हान ने पहले ही कह दिया है कि इस मामले से मू परिवार का कोई लेना देना नहीं है और अगर मूसियू बीच में आती है तो इसका मतलब होगा कि मू परिवार छुआन्यू हाउस का दुश्मन बन रहा है। सुहोंग मूसियू से पीछे हटने को कहता है, लेकिन मूसियू साफ कर देती है कि वह यहां अपने दम पर खड़ी है और जो भी नतीजा होगा वह सुहोंग के साथ भुगतने को तैयार है। मैनेजर सोंग उससे पूछता है कि क्या वह सुहोंग से प्यार करती है। इसी बीच चीफ झांग आकर मैनेजर सोंग को शांत करते हैं। मैनेजर सोंग असल में सुहोंग को रिहा करने ही आया था और चेतावनी देकर वहां से चला जाता है। जेल से बाहर आने के बाद दोनों देर रात के नाश्ते के लिए पुराने शहर की एक प्रसिद्ध बारबेक्यू दुकान पर जाने का फैसला करते हैं। मू सियू तुरंत अपने दोस्तों छिन लिंग और जांग लिन को फोन करती है और छिन लिंग को धमकी देती है कि अगर वह 20 मिनट में अपनी चारों महिला मित्रों को छोड़कर बारबेक्यू दुकान पर नहीं पहुंचा तो वह कल उसका बार तोड़ देगी। कुछ ही देर में छिन लिंग और जांग लिन वहां पहुंच जाते हैं। छिन लिंग कसम खाकर मुसियू को यकीन दिलाता है कि सुहोंग कभी उसके साथ बार नहीं गया है।
मूसियू हंसकर बात टाल देती है और सब मिलकर ड्रिंक्स और खाने का आनंद लेने लगते हैं। दूसरी तरफ मू चिंगचेंग को फोन पर सूचना मिलती है कि झाओ तियानमांग की मौत उसके दांतों में छिपे जहर के कारण हो गई है। मू चिंगचेंग तुरंत कॉल रिकॉर्डिंग भेजने का आदेश देता है और पुलिस स्टेशन का हाल पूछता है। उसे बताया जाता है कि सुहोंग रिहा हो चुका है और वे लोग पुराने शहर में खाना खा रहे हैं, जहां असी उन पर नजर रखे हुए हैं। मू चिंगचेंग अपनी बहन सीयू की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। तभी मू चिंगचेंग को लोंगचेंग से अपने पिता का फोन आता है। मू चिंगचेंग बताता है कि यहाँ सब कुछ नियंत्रण में है। उसके पिता कहते हैं कि मू चिंगचेंग को परिवार की जिम्मेदारी सौंपना उनका सही फैसला था। मू चिंगचेंग जब अपने पिता से लोंगचेंग जाने की वजह पूछता है तो उसके पिता भावुक होकर कहते हैं कि वे अब वापस नहीं आ सकते और अगर किसी दिन उन्हें कुछ हो जाए तो चिंगचेंग और सीयू को अपना ध्यान रखना होगा। उधर बारबेक्यू पर पीने का मुकाबला चल रहा होता है। मूसियू छिनलिंग को मुक्केबाजी में हराकर उससे जबरदस्ती शराब पिलवाती है। थोड़ी देर बाद छिनलिंग और ज्यांगलिन वहां से चले जाते हैं। सुहोंग काफी नशे में हो जाता है और मूसियू से पूछता है कि वह कहां सोएगा। मूसियू बताती है कि उसके पास एक आरवी रिक्रेशनल व्हीकल गाड़ी है जिसमें बिस्तर लगा हुआ है। सुहोंग मजाक में पूछता है कि कहीं वह उसके सोने के बाद उसका फायदा तो नहीं उठाएगी, जिस पर मूसियू उसे बेफिक्र रहने को कहती है। चेन न्यान तुरंत मू चिंगचेंग को खबर देता है कि मिस मूसियू सुहोंग को अपने साथ आरवी गाड़ी में ले गई हैं। ये सुनते ही मू चिंगचेंग चौंक जाता है और तुरंत गाड़ी तैयार करने का आदेश देता है क्योंकि वह लोंगचेंग के लिए निकलने वाला है।